वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 2 पर। इससे पहली वाली वीडियो में हमने कवर कर लिया था चेंजेस जो हुए थे, रिफॉर्म्स जो हुए थे एग्रीकल्चर सेक्टर में और ग्रीन रेवोल्यूशन तक। ये फिर से सारे पॉइंट एक बार मैंने लिख दिए थे। ये सारे के सारे पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, आज की वीडियो में मैं सिर्फ इंडस्ट्री और ट्रेड से रिलेटेड ये पॉइंट कवर करूंगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री एंड ट्रेड में 3 पॉइंट आ रहे हैं। फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, आईपीआर 1956 जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, और डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। ठीक, अब स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री एंड ट्रेड से। ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री ट्रेड के बारे में कि गोरों के टाइम पे इंडस्ट्री की हालत क्या थी। हमने पढ़ रखा है कि एक टर्म था जिससे हम एक्सप्लेन करते थे इंडस्ट्रियल सेक्शन की हालत, वो थी क्या? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। गोरों ने हमारी इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से खराब कर रखा था। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ इंडस्ट्रीज थी जो उस टाइम चल रही थी, जैसे आयरन इंडस्ट्रीज थी जो कि जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया था। टिस्को जिसको बोलते हैं 1907 में हमारी स्टार्ट हुई थी। मेजर इंडस्ट्रीज का नाम अगर नाम ले तो टिस्को आता था उस टाइम पे, और थोड़ी बहुत कॉटन और जूट मिल्स थी। ठीक है, तो क्या पहला पॉइंट इसमें आता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज वाज वेरी लिमिटेड। ये तो हमें पता है कि गोरों ने हमारे लिए कुछ रखा नहीं था, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर खराब कर दिया था। फिर भी जो गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी जिनका इतना कोई इम्पैक्ट नहीं था लेकिन फिर भी था, तो वो थी कॉटन एंड जूट मिल्स और दूसरी थी आयरन एंड स्टील फर्म्स। ठीक है, जो कि थी कलकत्ता में। ठीक, अब पहले पॉइंट पे आएंगे। ठीक, फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ा? वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से गवर्नमेंट को आना ही पड़ा इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? क्यों मार्केट फोर्सेस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को नहीं छोड़ा गया? सबसे पहला आता है लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल मतलब क्या था? किसी के पास पैसा नहीं था। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे तो, लेकिन उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था कि वो इंडिया जैसी बड़ी मार्केट को, इंडिया जैसे इकोनॉमी को इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इतना ज़्यादा इच्छुक नहीं थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे। दूसरा था लो इंड्यूस टू इन्वेस्टमेंट। लो इंड्यूस टू इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था? इंड्यूस टू इन्वेस्टमेंट मतलब इंसेंटिव। अब जो लोग थे गिने चुने, जैसे टाटा बिरला, ये जो दो लोग थे गिने चुने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना, इन इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इंडिया की इकोनॉमी में पैसा लगाना समझ नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग गरीबी की नहीं, गरीबी इतनी थी, पॉवर्टी थी। जब गरीबी इतनी थी, पॉवर्टी थी, तो कौन सामान खरीदेगा? हम कल को पैसा लगाएं लेकिन हमारा कोई सामान ना खरीदे, यानी कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा था उन लोगों को, क्योंकि इनकम लो थी। जब इनकम लो थी तो डिमांड लो थी, जब डिमांड लो होगी तो क्यों कोई सामान खरीदेगा, तो हम क्यों बनाएंगे? ठीक है, लो इंड्यूस टू इन्वेस्टमेंट। और तीसरा था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। सरकार ने कहा था कि हमें ग्रो करना है लेकिन हमें सोशल जस्टिस के साथ ग्रो करना है। इंडिया को एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया गया जहां सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों का ही ऑब्जेक्टिव रखा गया। ठीक है, तो सरकार का ये कहना था कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर इंडिया को एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाना है, तो हमें सोशल जस्टिस को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल था जब गवर्नमेंट सामने से आके पार्टिसिपेट करे। अब ये तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे फटाफट। सबसे पहले लैक ऑफ कैपिटल देखिए। लैक ऑफ कैपिटल में क्या कह रहा है? कह रहा है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो इंडस्ट्रियल वेंचर्स या इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, टाटाज एंड बिरलाज वर ओनली वेल नोन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। उस टाइम पे गिने चुने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे जो कि थे टाटाज और बिरलाज। ठीक है, एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू मेक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थ्रू पब्लिक सेक्टर यूनिट। अब जब टाटा और बिरला गिने चुने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी पैसा नहीं लगाना चाह रहे हैं इतनी आसानी से, तो गवर्नमेंट ही तो आएगी, गवर्नमेंट ही कहेगी कि चलो कोई नहीं, तो हम ही काम करेंगे, हम ही इंफ्रा में पैसा लगाएंगे, अब हम ही इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे। अब गवर्नमेंट को ही करना था। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू मेक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थ्रू पब्लिक सेक्टर यूनिट। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर यूनिट में, हमने पढ़ा ना, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर यूनिट, गवर्नमेंट ने खूब पैसा लगाया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में।
ठीक है। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, अब लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट मतलब क्या था कि इंसेंटिव नहीं था। ठीक, क्या कहना चाह रहा है, इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग इनफ टू इनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट। इंडियन मार्केट, अब आज की डेट में इंडिया से बड़ी मार्केट कोई नहीं है, लेकिन पहले अब ऐसा नहीं है कि देश छोटा हो गया, देश बड़ा हो गया है तो मार्केट बड़ी होगी। इंडियन मार्केट मतलब पहले इनकम की बात होती थी कि यहाँ लोगों की कमाई नहीं होती थी, तो अगला कहता था कि हम यहाँ क्यों सामान बनाए यार, यहाँ क्यों बेचें, यहाँ तो लोग खरीदने वाले नहीं है। अब भाई मैं सामान बनाऊंगा तो वहीं बेचूंगा ना जहाँ लोग खरीद सकें, लेकिन यहाँ तो पॉवर्टी थी, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ना झिझकते थे। वो ये कहते थे कि यार हिंदुस्तान के लिए सामान बनाना बड़ा बेवकूफ़ी का काम होगा, क्योंकि यहाँ खरीदारी ही नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। तो कह रहा है इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग इनफ टू इनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स। वो मेजर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता था कि इंडिया की मार्केट में कुछ नहीं है। नेक्स्ट, लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट, देयर वाज अ लो लेवल ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, जब साइज लिमिटेड था तो इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिमांड है वो भी कम होगी। जब डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन क्यों करेंगे, क्या बनाएंगे, जब सामान खरीदने को ही राजी नहीं है तो क्यों प्रोडक्शन करें। ये हो गया लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। थर्ड आता है हमारा ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट भी कमाना है, सोशल वेलफेयर भी देखना है। पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट could be achieved only through direct participation of state। कह रहा है कि जो सरकार का ऑब्जेक्टिव था ना, सोशल वेलफेयर और इक्विटी को मेंटेन करके चलना है, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब सरकार खुद से पैसा लगाए, जब सरकार खुद से इन्वॉल्व हो। क्योंकि एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर अगर मैं कहीं पैसा लगाऊंगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अटेन कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकूं। लेकिन सोशल वेलफेयर का पॉइंट तो आएगा ही नहीं। सोशल वेलफेयर तभी होगा जब सरकार आएगी। तो ये नेसेसरी बन गया था, ये एक पार्ट बन गया था कि अगर सोशल वेलफेयर भी मेंटेन करना है प्रॉफिट के साथ साथ, तो सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एज अ रिजल्ट स्टेट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर दोज इंडस्ट्रीज दैट वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने पूरा पूरा कंट्रोल कर रखा था उन इंडस्ट्रीज पे जो कि मेजॉरिटी क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंस रखती थी। ठीक है, जैसे ऑयल हो गया, आर्म्स एंड एम्युनिशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, आज भी है। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट। नेक्स्ट, अब पहला पॉइंट हो गया, वापस चलो पीछे, वापस चलो। इंडस्ट्री एंड ट्रेड पढ़ लिया, इसके अंदर क्या था, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे आईपीआर 1956, इसको बनाइए स्टार। ये पूरा इंडस्ट्रियल वाला क्वेश्चन जो है, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इससे क्वेश्चन बनेंगे बाबू। आप चाहो आप ना चाहो, इससे तो क्वेश्चन आना तय है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आता है इंडस्ट्री एंड ट्रेड का। व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 सेकेंड 5 ईयर प्लान में। मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान, पहला 5 ईयर प्लान जो आया था वो था किसके लिए आया था, हमारा इंडस्ट्रीज के लिए। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया वो आया हमारा इंडस्ट्रीज के लिए। पहला एग्रीकल्चर के लिए आया था, दूसरा इंडस्ट्रीज के लिए। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेजर गोल क्या, जो मेजर था कि प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है, उसकी स्थापना कैसे हुई, उसकी स्थापना हुई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से। ठीक है, तो क्या था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये क्या था पॉलिसी रेजोल्यूशन, तो मैंने डिफाइन कर दिया है कि इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स व्हिच कवर्स वेरियस इश्यूज कनेक्टेड विद डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस ऑफ द कंट्री। क्या था, एक सेट ऑफ पॉलिसीज थी, सरकार ने कई पॉलिसीज निकाली थी रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें डिफरेंट पॉलिसीज आ गई थी कि किस तरीके से कोई इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल यूनिट सेट की जाएगी, या कौन सी इंडस्ट्री पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में आएगी और कौन कौन से कंसेशन मिलेंगे। तो डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज को एक रेजोल्यूशन के अंदर रखा गया था जिसका नाम था आईपीआर 1956। ठीक है, कब आया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक, तो कह रहा है कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स व्हिच कवर्स वेरियस इश्यूज कनेक्टेड विद डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। अब क्या था इसमें, क्या किया गया था, 3 काम किए गए थे। सबसे पहला 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया गया था। फिर लाइसेंसिंग की बात की गई थी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। और तीसरी चीज जो थी वो था इंडस्ट्रियल शॉप्स। इंडस्ट्रियल शॉप्स मतलब इंडस्ट्रियल कंसेशन,
ये तीन चीजें थी जिसको इंडियन आईपीआर के अंदर रखा गया था। अब ये तीनों पॉइंट हम कवर करते हैं। अब पहला पॉइंट आता है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या हुआ था। सरकार ने जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको क्लासिफाई कर दिया था तीन तरीके से, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एज पर 19 आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 क्या था, तीन शेड्यूल बनाए गए, तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। अब जरा नोटिस करिएगा कि जो शेड्यूल ए है उसके बगल में 17 है, शेड्यूल बी है उसके बगल में 12 है, शेड्यूल सी में कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि शेड्यूल ए में टोटल 17 इंडस्ट्रीज थी, शेड्यूल बी में टोटल 12 इंडस्ट्रीज थी, और बची कुची सारी इंडस्ट्रीज किसमें थी, बची कुची सारी इंडस्ट्रीज थी शेड्यूल सी में। सबसे पहले शेड्यूल ए की बात करें, सरकार ने तीन शेड्यूल बना दिए कि अब इंडस्ट्रीज को इन्हीं के हिसाब से क्लासिफाई किया जाएगा। शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज आती थी जो पूरी तरीके से ओन की जाती थी सरकार के द्वारा, एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर। अब इनमें कौन कौन सी आती थी, आर्म्स एंड एम्युनिशन, एटॉमिक एनर्जी, हेवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, रेलवे, ऑयल एटसेट्रा, ये सारी की सारी किसमें आती थी, शेड्यूल ए में। और ये सारी इंडस्ट्रीज कौन ओन करता था, सारी इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट कौन देखता था, सरकार, यानी पब्लिक सेक्टर में। दूसरी आती थी शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में देखिए क्या लिखा है, प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड मतलब क्या हो गया, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों रहेंगे। प्राइवेट एज अ हेल्पिंग हैंड रहेगा, मेजर रोल पब्लिक सेक्टर का ही होगा, लेकिन प्राइवेट एज अ हेल्पिंग हैंड काम करेगा। तो क्या है, प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। इसमें क्या था, इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी, टोटल 12 इंडस्ट्रीज थी, जिसमें एल्यूमिनियम एंड अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज भी आ जाती थी, मशीन टूल, फर्टिलाइजर जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी था, ये सारी इंडस्ट्रीज किस में डाल दी गई, शेड्यूल बी में। अब तुम जरा ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जो हमने फीचर्स पढ़े थे उसमें क्या था कि रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हमने पढ़ा था ना, किस तरीके से हो रहा है, इन सारी चीजों की वजह से हो रहा है। अब शेड्यूल सी, जो भी बची कुची रिमेनिंग इंडस्ट्रीज हैं वो किसमें चली गई, शेड्यूल सी में, कॉम्प्राइजेस ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। इसके अंदर नीचे एक टर्म दिया मैंने, आईडीआरए 1951। अब समझिए, पहली चीज तो दो शेड्यूल बनाए, दोनों में मेजर रोल तुमने पब्लिक सेक्टर को दे दिया। उसके बाद जो बची कुछ इंडस्ट्रीज थी वो तुमने प्राइवेट सेक्टर को दी, लेकिन उस पे भी तुमने आईडीआरए का एक्ट लगा दिया, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। किसी को भी नई इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है, एक्सपैंड करना है, तो इस एक्ट के तहत उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहली चीज, शेड्यूल सी में प्राइवेट सेक्टर को जगह तो दी, लेकिन उसके बाद और फर्दर क्या बोलते हैं, आगे बढ़ने के लिए क्या कर दिया, एक रेगुलेशन लगा दिया कि अगर आप, अब कंट्रोल तो करना ही था प्राइवेट सेक्टर को, तो उन्होंने आईडीआरए से किया कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट लेनी पड़ेगी, परमिशन है तो इंडस्ट्री स्टार्ट करो वरना नहीं कर सकते। ये था हमारा पहला पॉइंट, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसको बड़े आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब आईडीआरए की मैंने बात करी थी कि आईडीआरए करता क्या था भाई, लाइसेंसिंग पहले समझ लो क्या होता है। लाइसेंस क्या होता है, एक रिटन परमिशन, सरकार से परमिशन लेना कि आप फर्दर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट स्टार्ट कर सकते हो, कोई काम कर सकते हो। आज की डेट में क्या है, इंडस्ट्री कोई कौन कौन सी चीजें जिसमें लाइसेंस लेना पड़ता है भाई, आर्म्स एंड एम्युनिशन में, फार्मास्यूटिकल में, अल्कोहल में, किसी भी तरीके के बिजनेस में, इन सारे तरीके के बिजनेसों में क्या है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। पहले भी यही था। तो ये क्या था, एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। कि गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर तुम्हें कोई इंडस्ट्रियल यूनिट स्टार्ट करनी है तो पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी, उसे हम क्या कहते हैं, लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है, रिटन परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक। इसके बाद आईडीआरए बना दिया गया था 1951 में। आईडीआरए का काम क्या था, आईडीआरए का काम था लाइसेंस देना, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, इंडस्ट्रियल आईआरडीए बोल रहा हूँ, आईआरडीए, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या था, 1951 में सबसे पहले कहा था कि इसी एक्ट के तहत लाइसेंस प्रोवाइड किए जाएंगे, परमिशन प्रोवाइड की जाएगी। अब परमिशन किस किस चीज़ों में लेनी है, अगर आपको नई इंडस्ट्री सेट करनी है, सेटिंग अप अ न्यू इंडस्ट्री, आपको एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, सपोज करो आपकी कोई इंडस्ट्री है जिसको आपको एक्सपैंड करना है, उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था उस टाइम पे। आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना है नया,
समझ रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है तब भी लाइसेंस लेना है। तो प्राइवेट सेक्टर पे कितना दबा के रेगुलेट किया जा रहा था, कितने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज किए जा रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए, कौन कौन से? आईपीआर 1956 अभी चल रहा है। आईपीआर 1956 में ये हो गया, ये हो गया। अब बटेंगे इंडस्ट्रियल शॉप्स। देखिए शॉप्स क्या होता है, कंसेशन। अब भाई सरकार एकदम ही तो नहीं दम घोट देगी। सरकार ने कहा ठीक है, इतनी भी रोने की कोई बात नहीं है, हाँ हमने लाइसेंस लगाया, लेकिन चलो तुम्हें थोड़ी सी छूट दे देते हैं। क्या छूट देंगे? तुम्हें थोड़े से कंसेशन देंगे। कंसेशंस मतलब क्या होता है? थोड़ी बहुत रिबेट दे देना, टैक्स हॉलिडेज दे देना, थोड़ी बहुत सब्सिडाइज रेट पे बिजली पानी वगैरह प्रोवाइड करा देना, ये सारी चीजें हो जाती है कंसेशन में। लेकिन उसकी भी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि अगर तुम अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट जो कि बैकवर्ड रीजन में खोलोगे ताकि इक्वालिटी प्रमोट हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, तभी तुम्हें ये सारे कंसेशंस प्रोवाइड होंगे, वरना नहीं। तो क्या है? कंसेशंस वर ऑफर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स। कंसेशंस कई तरीके के थे। टैक्स हॉलिडे, टैक्स में रिबेट दे देना, सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई मतलब बिजली वगैरह सब सस्ते रेट पे दे देना। ठीक है, ये हो गया कंसेशंस। ये कंसेशन वगैरह प्रोवाइड किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले पीछे आते हैं। ये हो गया हमारा क्या? आईपीआर 1956। दोनों पॉइंट पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब क्या था ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? पहली चीज ये जानो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस क्यों किया गया, है ना। चलिए, सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जब प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी जाती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस होना है, तो मतलब अगर आपको इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना है तो दो एस्पेक्ट से देखे जाते हैं। एक, तुम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे काम करो, दूसरा तुम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे काम करो। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये रिलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जैसे आयरन इंडस्ट्रीज, ठीक, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर, एनर्जी, ये सारी चीजें लार्ज स्केल में आ जाएंगी। ठीक है, ये क्यों जरूरी है, क्यों करना है काम? ये काम करना है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप की जा सके, टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। ठीक, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्यों चाहिए थी? छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जहां पर गांव के लोग विलेज एरियाज में काम करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिसाइड्स सोशल जस्टिस। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो जनरेट होनी ही चाहिए, साथ साथ सोशल जस्टिस जो हो रहा है वो तो एक अलग बात है। तो दोनों का ही ग्रोथ होना जरूरी है, फिर वो चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो। ठीक है, इसमें एक पॉइंट बन के आता है, जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन बन के आएंगे, व्हाट इज कार्वी कमिटी। ठीक है, क्वेश्चन जरूर बन के आएगा कार्वी कमिटी का रिलेटेड। कार्वी कमिटी फॉर्म की गई थी 1955 में, जिसका मेजर रोल था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट और डेवलप करना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए ही ये कमिटी फॉर्म की गई थी इन 1955। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें कि होती क्या है, तो ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर 1950 की डेफिनेशन देखोगे तो इसमें क्या है, जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है, 5 लाख, जो बढ़ के आज की डेट में कितना हो गया है, 1 CR, बोल दो 1 करोड़। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब डेवलपमेंट क्यों जरूरी था ये भी जान लो, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी थी, क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे सरकार इतना फोकस कर रही थी, कि सरकार का मन था भाई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे काम करते जो कि ज्यादा जरूरी, जिससे ज्यादा पैसा बनेगा। उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्यों फोकस किया? सबसे पहली चीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज अ लेबर इंटेंसिव, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अ लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव जिसमें क्या बोलते हैं, मैनुअल लेबर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, एंड इज देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, हाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक,
दूसरा क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शोज अ लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। व्हाट इज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी? अब अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करो, जैसे मैंने कहा भिलाई स्टील प्लांट की बात करो, तो वो किस पे डिपेंड करता है, आयरन ओर जहां पर होगी वहीं कहीं स्टील प्लांट होगा। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ ऐसा नहीं है कि कहीं क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल है तो वहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये तो कहीं पे भी स्टार्ट हो सकती है। कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज तो कहीं पर भी स्टार्ट हो सकती हैं, तो वहां लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी थी। ठीक है, तो क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड, दैट इज इंटर रीजनल इक्वालिटी। इंटर रीजनल इक्वालिटी मतलब अर्बन और रूरल, ये वाली बात आ गई कि बैलेंस डेवलपमेंट हो रहा है। इट नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड। व्हाट इज इक्विटी ओरिएंटेड? इक्विटी मतलब व्हेन इट कम्स टू रिच एंड पुअर का जो गैप आता है, जो जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, तो ये छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होता था, ये जनरली हर कोई स्टार्ट कर सकता है। इसलिए क्या हुआ कि ये इक्विटी ओरिएंटेड था, इक्विटी को प्रमोट करता था। इक्विटी मतलब इक्वालिटी अक्रॉस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आप रिच पुअर क्लास मिडिल क्लास जिसमें भी हो। तो ये क्या है, यहां पर जब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हो तो ये जो गैप है ये कहीं ना कहीं कम हो जाता था। दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इंपॉर्टेंस भी आप कह सकते हो। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की सिग्निफिकेंस को डिफाइन करता है। ठीक है, कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आप ये तीनों पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए इतना कवर हो गया हमारा इंडस्ट्री एंड ट्रेड का पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।